दुनिया भर में रचे बसे और इंडियन अचीवर्स के जुड़े हमारे सभी साथियों का हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप सभी आनंद से और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कहते हैं कूद के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान को देखकर यह कहावत 100% फिट बैठती है। आपने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने की ठान रखी थी। शायद ये बात उनके माता पिता को पालने में ही नजर आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने सपूत का नाम भरत रख दिया। बेशक वे पिछले लगभग 50 वर्षों से अमेरिका में बसे हुए हैं, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी भारत से भी जुड़ी हुई हैं। पेशे से ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, सरल भाषा में कैंसर विशेषज्ञ, पढ़ाई में सदा अव्वल रहने पर 20 से भी ज्यादा बार विभिन्न अवार्ड्स और मेडल्स, भारत और यूएस में सामाजिक कार्यों व कम्युनिटी सर्विसेज के लिए 2 दर्जन से भी ज्यादा बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े हिमायती और भारतीय राजनीति से जड़ से जुड़े हमारे आज के मेहमान को हमारे बीच पाकर हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आपने 2014 में मोदी जी की यूएस यात्रा का भी सफल मंचन किया था। अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर भरत बराई जी का, जो यूएस के शिकागो शहर में रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। नमस्ते। और हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार विजय गौड़ जी, जो मिनियापोलिस में रहते हैं, वो भी हमारे साथ हैं और हम डॉक्टर बराई जी से सवाल जवाब करेंगे। और उम्मीद है कि इस बार हमारे दर्शकों को ये कड़ी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी और पसंद आएगी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में आप अपनी बड़ौदा से यूएस की यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वो बेहद ज़्यादा उत्सुक हैं आपकी इस यात्रा को लेकर। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट एमडी गोल्ड मेडल के साथ करने के बाद मैं अमेरिका आया। जी। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के प्रोग्राम में मैंने एमडी मेडिसिन किया। फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल शिकागो, वहाँ मैंने एमडी ऑन्कोलॉजी किया। उसके बाद रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, उसमें मैंने एमडी हेमेटोलॉजी किया। अभी मैं मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, वहाँ कैंसर सेंटर का डायरेक्टर हूँ जी। और इंडियाना यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल 35 साल से मैंने ऑन्कोलॉजी हेमेटोलॉजी उसके नॉर्थ वेस्ट ब्रांच स्कूल में पढ़ाया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की एडवाइजरी कमेटी में मैं हूँ। और इंडियाना राज्य उसका मेडिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के जैसे अपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, उसका भी मैं 23 साल से उसमें काम करता हूँ। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपकी मेडिकल यात्रा है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी यात्रा है ये। आप, मैं देख रहा था, भारतीय और अमेरिकी राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, खास करके दोनों देशों के संबंधों को लेके। पिछली बार मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने सब हम लोगों को संबोधित किया, देश को और देश से बाहर रहने वाले लोगों को। कृपया ये बताएं कि आपके क्या विचार हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो बाहर यात्राएं करते हैं विदेशों में, उनसे भारत के लोगों को क्या लाभ होता है? कोई भी आदमी को अपने देश के लिए गर्व होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रदेश में जाते हैं तो खुद के लिए नहीं जाते हैं। वो तो खुद आदमी हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं और उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में हमेशा देश की सेवा कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। भारत देश का
आगे आना और इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी सब फील्ड में, क्योंकि आज दुनिया में कोई भी देश अकेला तो नहीं रह सकता है। जी, व्यापार होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, टूरिज्म होता है, इकोनॉमिक आपले चलती है। तो जब भी वो प्रदेश में जाते हैं तो ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, भारत देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना, भारत देश की टेक्नोलॉजी कैसे ऊंची लाना, भारत देश में मिलिट्री को कैसे ऐसा मजबूत बनाना कि पाकिस्तान और चाइना देश के सामने जो लड़ाई करते हैं वो ना करें, क्योंकि जब वो देखेंगे कि भारत देश मजबूत है, उसके सशस्त्र सीमा बल मजबूत हैं और उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनको बराबर कड़ा जवाब देंगे, वो बिल्कुल प्रिवेंटिव होता है। कोई स्ट्रांग कंट्री के साथ लड़ाई नहीं जुड़ता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ कितने युद्ध किए, अभी भी वो टेररिज्म का तो चल रहा है, जी, लेकिन वो जो बड़ा युद्ध करते थे अब उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो कर सकेंगे। जी जी, और चाइना को 10 बार सोचना होगा, जो 1962 में हुआ वो अब नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने प्रयत्न भी किया तो उनको बड़ा कड़ा जवाब मिल जाएगा और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा लेसन मिल जाएगा। जी जी, तो ये देखो, भारत के पर कोई भी आक्रमण अभी नहीं होता है और नहीं होगा, और टेररिस्टों को भी कश्मीर में मार मार कर खत्म कर दिया है। फिर भी हो जाता है एक दो इधर उधर, लेकिन पहले जो होता था, पथराव होता था, ये होता था, जुलूस होता था, गोलीबारी चलती थी। देखो 3 साल से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अभी आइसोलेटेड एक दो इंसिडेंट्स होता है, क्योंकि टेररिस्ट को भी जानता है इसको पकड़ पकड़ कर खत्म कर देंगे। हाँ, जी पाकिस्तान ड्रोन से ड्रग्स डालता है, वो तो कुछ करता है, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से उनको भी खत्म कर देंगे। जी अब तो पाकिस्तान को अपना ही प्रॉब्लम अपने ही सॉल्व करना है, तो शरीफ साहब और इमरान खान उनको ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। जी, डोंट नीड टू गेट इंटरफियर, पाकिस्तान विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। जी यस जी सर, थैंक तो यू। डॉक्टर साहब, आपने 2014 में मोदी जी की यात्रा का भी सफल आयोजन किया था और उसमें काफी भारी संख्या में इंडियन कम्युनिटी भी आई थी। और इस बार मोदी जी सरकारी बुलावे पर आ रहे हैं, तो आप बताएंगे इंडियन कम्युनिटी को उनकी इस विजिट से और वो जो इंटरेक्शन करते हैं, क्या इस बार भी होगा और इसका क्या फायदा मिलता है? आई मीन इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर उसका किस तरह से फायदा उठाती है? इंडियन कम्युनिटी को मोदी जी से एनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। मटेरियल तो कुछ नहीं चाहिए। जो एनआरआई यहाँ रहते हैं और सब फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली तो सब सुखी लोग हैं, लेकिन उसमें वो भी भावना है कि हम हमारे देश के लिए क्या करें। जी पहले कब होता था, 10-15 साल पहले, जब देशवासियों को बोलते थे कि ये करना है वो करना है, तो पहला सवाल ये पूछते थे, हाँ हम ये करेंगे तो ये पैसा कौन कहाँ खा जाएगा, हम जिस लोगों को मदद करना चाहते हैं उसको पैसा जाएगा और इसमें खा जाएंगे। मैं अपनी जी बात करता हूँ कि हम पहले यही सोचते थे कि हाँ हमने $10,000 का डोनेशन दिया तो जो पीड़ित लोग हैं उनमें से कितना मिलेगा, और उसमें जो बीच में करप्ट ऑफिसर है वो क्या खा जाएंगे। अच्छा। आज हाँ वो बोलता था 30 साल पर पहले वही जी, तो होता था, सब लोग हमारा क्या इसमें, वही खा जाते थे पैसे। जी जी, पॉलिटिशियन भी खा जाते थे, ऑफिसर्स भी खा जाते थे, लोअर लेवल ऑफिसर सब खा जाते थे। तो जो पीड़ित लोग थे जिसके लिए हम डोनेशन करते हैं उनको तो कुछ नहीं मिलता था। जी वो भावना बिल्कुल बदल गई है कि अगर हमने जो कुछ भेजा तो ये प्रधानमंत्री देखेंगे कि जिसको मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो वो भावना बिल्कुल बदल गई है। दूसरा कि जो कुछ भी करेंगे तो उसका फायदा देशवासियों को मिलेगा। ये जी प्रधानमंत्री को तो कुछ नहीं चाहिए। मैं बताऊं, 2019 में इलेक्शन हुआ, उसके पहले मैं भारत में था, तो मोदी जी से बात हुई, तो मैंने बोला कि ये चुनाव में कैसा लगता है। बोलता है लगता तो ठीक है। मैंने बोला नहीं हुआ तो?
बोलता है ठीक है, अपनी 2 बैग लगाकर गांधीनगर वापस चल जाएंगे। देखो बाकी आदमी है, 2 बैग कर वापस चले जाएंगे। जी देश का काम करना है तो वो भावना बढ़ होए। सभी भारतवासी को ऐसा होता है, हम वहां जन्म हुआ, वहां पढ़े, तो हमको देश के लिए कुछ करना है। जी जो बैरियर था, जो डर था कि हम जो कुछ करेंगे सब मिडिल पीपल खा जाएंगे और जिसके लिए करना है उसको कुछ नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस वाले ही बोलते थे, राजीव गांधी बोल रहे थे कि हम सरकार जितना खर्च करते हैं लोगों से 15 पैसा पहुंचता है, 10% ही लोगों 10% पहुंचता है। वही बोल रहा था कि 90% लोग खा जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगा, अफसर तो वही है आज भी। अगर मोदी जी ईमानदार हैं और मोदी जी के कुछ मंत्री ईमानदार हैं, लेकिन ज्यादातर अफसर तो वही हैं। आपको लगता है कि अब बिल्कुल निष्पक्ष हो गया और पूरा पैसा पहुंच रहा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बताऊंगा। लोअर लेवल ऑफिसर अभी भी पैसा खाते हैं, कोई पॉलिटिशियन भी अभी पैसा खाते हैं, लेकिन उनको डर होता है। हाँ, लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्ट का मिसयूज कर रही है। हाँ, क्योंकि पहले उनको कुछ नहीं होता था। अरविंद केजरीवाल कोई भी स्कीम बना लेते हैं और वो भी कर लेते, मनोज सिसोदिया जो कि भी कर लेते थे, कुछ नहीं होता था। अभी उनके पास सीबीआई लग जाती है, तो ये चेंज है। तो उन लोगों को भारी पड़ रहा है। केजरीवाल की बेटी पैसे में गोश मटाला करती है, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने उसको पूछा? अब उनको जवाब देना पड़ता है। हम जानते नहीं है कि गिल्टी है नहीं है, वो तो बाद में साबित होगा। वो सीबीआई से या एनफोर्समेंट डायरेक्टर से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कई उनको तो सजा नहीं कर सकते हैं, उनको तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, चार्जशीट लगाना पड़ेगा और वहां साबित करना पड़ेगा कि वो गुनहगार है। जी। लेकिन अब बड़े बड़े पॉलिटिशियन को डर लगने लगा है कि अगर पकड़ गए तो जेल में जाना पड़ेगा। जी जी। तो क्या हाँ, तो क्या मोदी जी इस बार भी कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर पहले तो हम बोलते थे कि यह सरकार परमिट कोटा कंट्रोल की है। जी। परमिट देने से पैसा लेते थे, कोटा अपने वाले को दे देते थे और सब कंट्रोल करते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां तो परमिट कोटा कंट्रोल नहीं है। अगर पहले तो किसी को ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री लगाना था तो उसमें हमारा क्या, इसको डीलरशिप देंगे, और वो ब्लैकमेल से फियाट बेचते थे, लैम्ब्रेटा स्कूटर बेचते थे, वेस्पा स्कूटर बेचते थे। जब मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना था तो मैं तो बाइसिकल पर जाता था, काफी था और ठंडी भी लगती थी। तो मैंने पिताजी को बताया कि तुम मुझे एक स्कूटर ले दोगे, तो पिताजी की तो आमदनी नहीं थी इतनी, तो बोलता है बेटा पत्थर तो नहीं है, लेकिन किया भी तो लैम्ब्रेटा की नहीं, वास्पा स्कूटर की ऑफिशियल प्राइस थी 3,500 रुपये तब। लेकिन ब्लैक में कोई डीलर 18,000 रुपये में बेचता था। अब सबको सब तो सारी जिंदगी मेडिकल कॉलेज के सभी साल मैंने बाइसिकल पर किया। सबके पास फटफटी है, सबके पास मोटरसाइकिल है, सबके पास स्कूटर है। सो वो जो चेंज हुआ है कि अगर आपको बनाना है, ज्यादा रेफ्रिजरेटर बनाना है, आपको स्कूटर बनाना है, आपको ऑटोमोबाइल बनाना है, तो सरकार उसमें पैसा नहीं खाती है। पहले से जो वहां जाते थे तो कितना पैसा हमको देंगे तब आपको परमिट देंगे, कितना दोगे तो ये होगा। अब तो वो मेहमान की तरह बुलाती है कि आप हमारे राज्य में आओ, हमारे राज्य में इंडस्ट्री लाओ, हमारे लोगों को रोजगार दो। जी। वो भावना तो बदल हो गई है, थोड़ा थोड़ा चलता होगा एक जनरेशन में। तो ये जो करप्ट बिहेवियर है वो नहीं जाएगी बिल्कुल, बट टाइम में शुरू करना चाहिए कि मैराथन 20 माइल दौड़ना है तो पहले चालू तो करना पड़ेगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये एक बताइए कि मोदी जी तो इतना प्रयास कर रहे हैं देश से बाहर भारत का इमेज अच्छा करने का, और हम देख भी रहे हैं कि पिछले 10 साल में इमेज अच्छा हुआ है, 9-10 साल में। पर अब भी कुछ पॉलिटिशियंस देश से बाहर जाके इंग्लैंड में, अमेरिका में देश के बारे में बड़ा गलत बोलते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार? वो बिल्कुल
मैं क्या बताऊं, आई डोंट वांट टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑन टीवी, और बिल्कुल नादारी है। मैंने बताया था 2-3 थियरी है उसमें। जी 3 दिन पहले मेरा एनडीटीवी में इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने बोला कि ये आदमी देखता है जो है ही नहीं, तो शायद उसके ब्रेन में हेलुसिनेशन होता है। तो मैंने एनडीटीवी में नेशनल प्रोग्राम में बोला कि उसको साइकियाट्रिस्ट को देखना चाहिए। जी अच्छा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो जानबूझकर झूठ बोलता है। जी हिटलर का चीफ ऑफ प्रोपेगेंडा था जोसेफ गोबल्स। जी जोसेफ गोबल्स की थियरी थी कि आपने झूठ 1000 बार बोला, वही झूठ रिपीट किया 1000 बार, तो सच हो जाएगा। कोई लोग सोचेंगे कि ना उसमें कुछ सत्य होगा। हम्म। जोसेफ गोबल्स वही भी बोलता था कि अगर जो झूठ बोलना शुरू किया तो 1000 बार झूठ बोलकर उसको ही लगेगा कि नहीं नहीं ये सत्य है। जी तो ये आदमी, उसने किसी को अपना इलेक्शन कंसल्टेंट बनाया होगा, जैसे साम पित्रोड़ा उसके यहाँ के कंसल्टेंट है, तो शायद दूसरे भी इंडिया में कंसल्टेंट हो गए। तो उनको बोलते हैं राहुल जी बोले ही रखो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, कभी न्यूज मानेगा कि नहीं नहीं उसमें कुछ सत्य तो होगा। तो जानबूझकर प्रोपेगेंडा के लिए झूठ बता रहे हैं। जी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो नादान आदमी है। देखो उसका कोई डिग्री तो है नहीं, वो दूसरे की पढ़ाई, अरविंद केजरीवाल मोदी जी का पूछ रहे हैं डिग्री का, तो ये कौन सा डिग्री है उसके पास? वो तो पैसादार बेटे का बाप था, प्रधानमंत्री का बेटा था, इसलिए यहाँ उसे एडमिशन मिल गया, थोड़ा इधर उधर करके कॉलेज में पढ़ लिया। Has he ever worked to earn money? उसने कभी जिंदगी में काम किया है पैसा कमाने के लिए? वो तो माँ बाप के पैसे से अपना सोनिया गांधी और राजीव गांधी का बेटा हो गया तो लीडर बन गया। उसके पास क्या ट्रेनिंग है, उसने क्या कम्युनिटी सर्विस किया है, उसने क्या कार्यकर्ता का काम किया है, और उसने क्या एक दिन भी मजूरी किया है, काम किया है, पैसे नहीं डॉक्टर साहब, भारत जोड़ो यात्रा करी इतनी लंबी, उन्होंने इतनी मेहनत करी पैदल चल के। वो काम थोड़ा किया है, वो तो और बैठ रहे थे और सब लोगों ने शुरू कर दिया। वो कोई कंसल्टेंट ने उनको बोला होगा कि ये करो, क्योंकि उनका सब रेपुटेशन जा रहा था। ठीक है, वो पॉलिटिशियन बन गए, लेकिन हमेशा बात करते हैं ये चोर है, ये वो है। अच्छा आप तो बताओ आप क्या करेंगे? दूसरे को गालियां तो देता सबको आता है जी। बोलते हैं यहाँ आई नो द 99 प्रॉब्लम्स, आई वांट द वन सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन तो बतावे। सबको मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी दिया, मुफ्त में ये दिया, मुफ्त में वो दिया, तो पैसा कहाँ से लाता है? किसी को तो लूटना पड़ेगा आपको। कैसे लेकर आप लूट कर दूसरे को देंगे? इसके बजाय आप सबको वहां इंडस्ट्री लाओ, वहां लोगों को रोजगार दो। हम बोलते थे कि आप लोगों को पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको रोजगार दो तो हमेशा वो पैसा उसके पास रहेगा, वो अपने को खिलाएगा जी। वो करना चाहिए कि कैसे देशवासियों को रोजगार मिले, जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेज सके। जी वो तो करते नहीं है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये मोदी जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अब भारत में पिछले कुछ समय से आपने भी नोटिस किया होगा कि हिंदू राष्ट्र की आवाज जो है वो बलवती होती जा रही है। आपका इस बारे में क्या विचार है? ऐसा है कि भारत देश के नागरिक वो तय करेंगे कि कौन सा होना चाहिए। यहाँ भी हमारे कोई मुसलमान दोस्त हैं, बताते हैं हे भरत भाई, इंडिया हिंदू राष्ट्र होगा। मैंने बोला देखो वो भारत के लोग करेंगे। फिर मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को डोंट वरी अबाउट इंडिया। 57 कंट्रीज इस्लामिक है। मैंने बोला आपको अगर इतना सेक्युलरिज्म का राज है कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए, मैंने बोला कि देखो इंडिया में भी इम्परफेक्ट सेक्युलर कंट्री, इंडिया में भी इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन आप तब जो
57 कंट्रीज जो इस्लामिक है उसको बनाओ ना सेक्युलर पहले, फिर इंडिया की बात करो। वो तो बसने नहीं देते किसी और को वहां। हाँ, वहां माइनॉरिटी का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ यहाँ नहीं होता। माइनॉरिटी को यहाँ सब सुपर, हम बोलते हैं प्रिविलेजेस चाहिए, हमको ये दो, हमको ये दो। मनमोहन सिंह बोलता है माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट टू इंडियाज रिसोर्सेज। तो क्यों भाई मेजोरिटी वाले क्यों भीख मांगेंगे उनको देने के लिए? इक्वल राइट्स, आई एग्री कि भाई माइनॉरिटी सबको इक्वल राइट्स दो, सबको इक्वल सम्मान दो। वो तो अपना हिंदू है, 5,000 साल से सर्वधर्म सद्भाव जी। तो अपनी 5,000 साल पुरानी है। तो हमने बोला कि देखो भारत हिंदू राष्ट्र होगा या सेक्युलर रहेगा, जो भी होगा, हमेशा उसने मानवता से अपनी माइनॉरिटी को रखा है। लेकिन आपको जो आदत पड़ गई थी कि मुगल राज में आपको जो प्रिविलेजेस मिलते थे, आप सब यहाँ ये हो गए, वो हो गए, यहाँ नवाब हो गए, ये हो गए, अब वो नहीं चलेगा। जो स्पेशल प्रिविलेज वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो अभी भी चलता है। तो डॉक्टर साहब ये जैसे धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो आपको लगता नहीं कि ये उसी टाइम पर जब पाकिस्तान बना ही दिया गया था तो इनको सबको वहां जाना चाहिए था और हिंदुओं को वापस आना चाहिए था? मैं अभी भी बताता हूँ कि गांधी जी ने, मेरे ख्याल से और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 2 चीज हुई जो बराबर नहीं हुई जी। अगर बंटवारा किया और उनको दे दिया तो बोलो प्रेम से जाओ, सेफली उनको भेजना था कि ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए। और दूसरा, 16 में से 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का वोटिंग किया था जी। लेकिन गांधी जी ने उसको ओवरराइड करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। जो सरदार प्रधानमंत्री होते तो देश की हालत बहुत अच्छी, बहुत पहले हो जाती। अब क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? अब तो देखो मोदी जी ने शुरू किया है, अगर भारतवासी उनका साथ देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट तो चाहिए, तो बीजेपी को मेरा ख्याल है कि देश में कैसा विकास हो और देशवासियों कैसे आगे जाए उसका काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप तो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं और आप हिंदुत्व के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक आंदोलन बन जाना चाहिए? वो तो मैं भारतवासियों पर छोड़ दूंगा, क्योंकि लीगली मैं अमेरिका का सिटीजन हूँ, सो मैं भारत देश के लोगों को नहीं बता सकता कि आप क्या करो। ओके। लेकिन मैं वो जरूर बताऊंगा कि ये वर्ड सेक्युलर सोशलिज्म वो भारत के संविधान में नहीं थे। वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दरमियान वो लगा दिया है जी। वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं था, सेक्युलर और सोशलिज्म। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका में लगभग 4 मिलियन भारतीय रह रहे हैं या भारतीय मूल के। हाँ जी, 4.6 मिलियन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, H1B वीजा, ऑल दैट। जी जी जी। तो ये जो 4.6 मिलियन लोग हैं, मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ, मैं भी लगभग 18 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कि बहुत से लोगों ने अपनी, कोई तमिल एसोसिएशन है, कोई हरियाणा एसोसिएशन, प्रांतीय आधार पे, फिर मेरे नोटिस में आया कुछ जातियों के आधार पे भी इस तरह की एसोसिएशंस बन गई हैं। एकता के लिए ऐसा कोई विचार कि हम सब यहाँ विदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय बन के रह सकें, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? वो हो रहा है, आपने जो बताया वो भी सही है कि गुजराती समाज होता है, महाराष्ट्र मंडल होता है, राजस्थान एसोसिएशन होता है, तमिल संगम होता है, कन्नड़ा कूटा होता है। इतनी बड़ी जब संख्या होती है तो डिवीजन, सब डिवीजन होता है, लेकिन जब भारत का सवाल आता है तो सब एक हो जाते हैं। मैं जब इजराइल गया था 2017 में, नरेंद्र भाई का प्रोग्राम वहां भी हुआ था तेल अवीव में जी। तो उन लोगों ने हमको बताया था कि भरत भाई ये आपने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन प्रोग्राम में किया था, तो हमको भी थोड़ा गाइडेंस करो।
जी, हमने अपना नाम नहीं रखा था, सो लोगों को मालूम नहीं है। जी, मैं 3 बार इजराइल गया था उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। जी, ओके। तो वो लोग जब, जो एम्बेसडर पवन कपूर थे, वहाँ इंडियन एम्बेसी तेल अवीव में मीटिंग किया, जी, तो वो लोग बोल रहे थे हमको भारत के लिए, कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्यों कुछ करना चाहिए, हम तो यहाँ रहते हैं इजराइल में। और एम्बेसडर भी बोले कि यहाँ तो केरलियन जू है, मराठी जू है, नागालैंड के जू है, गुजराती जू है, आसामी जू है, बंगाली जू है, हम उसको कैसे इकट्ठे करेंगे। करीब 90,000 जो यहूदी थे। तो मैंने बोला बेटा, गुजरात अमेरिका में भी 4 मिलियन है इंडियन, वो भी राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं। लेकिन जब नरेंद्र भाई का प्रोग्राम हुआ तो हम सब एक इकट्ठे हो गए थे। जी जी, आप भी, इजराइल तो बहुत छोटा देश है, तो क्यों आप इकट्ठे होकर नहीं आ सकते। जी, तो यहाँ भी लोग हो जाते हैं। और ऐसा भी, जो शादी होती है वो भी इंटर होती है। देखो, मेरा एक सन इन लॉ है और जी, तमिलनाडु का है, जी, जी, मेरा दूसरा सन इन लॉ है और सिंधी है। जी, तो जैसे जनरेशन होगी तो ये अच्छा, गैप कम कम हो जाएगी। लेकिन पहली जनरेशन में तो जो यूरोप से लोग आए वो ही पहले करते थे कि नहीं, इटालियन है तो इटालियन के साथ शादी करो, जर्मन है जी, तो के साथ करो। जी, जी, फिर धीमे धीमे अलग अलग धीरे धीरे हो जाता है। तो वो भावना कि हम भारतीय हैं वो तो है ही। जी, डॉक्टर साहब, आप कैंसर विशेषज्ञ हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स और संस्थाओं में डायरेक्टर के पद पर भी हैं। और ये देखने में आया डॉक्टर साहब कि अब पिछले 10-12 साल में भारत में भी कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप क्या भारत के लिए भी कुछ कर रहे हैं इस दिशा में, कि भाई इसके ऊपर कुछ वहाँ पर मदद मिल जाए? ऐसा है कि मैं जब जब भारत आता था पहले, तो हमेशा अहमदाबाद गुजरात कैंसर इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर देता था। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी दिया था कई साल पहले, और टाटा मेमोरियल में भी दिया था। जी। लेकिन ऐसा है गुप्ता जी, दिन में 24 घंटे हैं। ठीक है। तो जो भी कर सकता है उसमें वो मैं करता हूँ। लेकिन ऐसा है कि भारत देश में भी काफी स्मार्ट लोग हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली वो भी करेंगे। जी। जी, वहाँ से जब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी की मीटिंग होती है तो वो लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं। तो देयर आर काफी स्मार्ट लोग हैं, वो हो जाएगा। जी, ओके, ओके। तो सर, आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, कि इस बार की मोदी जी की यात्रा से क्या मिलेगा या क्या खोएंगे? थोड़ा इसके ऊपर लाइट डालिए। खोएंगे तो कुछ नहीं। जी। हमको बड़ा प्रोग्राम करना था शिकागो में, जी। बात जनवरी से चल रही थी। हमको इंडिकेशन मिला था दिल्ली से कि मोदी साहब को आमंत्रण मिला है जी, राष्ट्रपति बाइडेन का, तो करीब जून महीने में आएंगे। तब उनको तारीख मालूम नहीं थी। जी। हमने स्टेडियम भी यहाँ बुक किए थे। अच्छा। जी, लफड़ा क्या हो गया, स्टेट विजिट है तो उसका सारा प्रोग्राम स्टेट विजिट का व्हाइट हाउस कंट्रोल करता है। जी, ओके। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो बात ही हम हर हफ्ते बात कर रहे थे कि अब तारीख हमको बताओ। हमने ये स्टेडियम बुक भी किए हैं, लेकिन बताओ, हम अनाउंसमेंट तो कर सकते नहीं थे जब तक मोदी जी कंफर्म नहीं करते कि ओके 25 जून को है आपका प्रोग्राम, मैं आऊंगा। वो जब तक नहीं बता सकते, हम तो लोग नहीं बता सकते। जी, 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 जी। वो सब प्रिपरेशन हो रही थी और बिल्कुल हम तैयार थे। लेकिन दिल्ली से और अपने राजदूत वो बोलता है, भरत भाई, जब तक व्हाइट हाउस हमको नहीं बताएगा कि क्या प्रोग्राम है, कब है, मैं आपको कैसे स्लॉट दूं। और उसमें क्या हुआ कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, उनकी भी स्टेट विजिट थी अप्रैल 26 को। तो वो बता रहे थे अपने राजदूत को कि नहीं, ये पहले खत्म हो जाने दो, साउथ कोरिया के प्रमुख की विजिट, वो भी स्टेट विजिट है, उसके बाद हम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम तय करेंगे। तो उनका ओके। प्रोग्राम
मई महीने में 3rd वीक तक व्हाइट हाउस ने कंफर्म नहीं किया। सबको मालूम था कि 22 तारीख को ऐसा होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, डिनर कब होगा, लंच कब होगा, कैसी कमेटी को मिलेंगे, वो सब कुछ प्रोग्राम उनको बनाता था पूरा, वो तो मई के 3rd वीक तक हुआ। तो अप्रैल के एंड में वो स्टेडियम वाले ने हमको पूछा कि भाई अगर आपको लेना है तो ले लो, क्योंकि दूसरे लोग भी लाइन में खड़े हैं। ओके। तो हमको दे देना पड़ा स्टेडियम। हमने पूछा दिल्ली को कि आप बताओ हम बुक करें, वो बोलता है नहीं अभी व्हाइट हाउस ने कंफर्म नहीं किया। तो ये क्या हुआ कि दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर। स्टेट विजिट पर आ रहे हैं तो उसका सब कंट्रोल व्हाइट हाउस के पास था। क्या कोई बात नहीं। हमको तो ये महीने 29 तारीख को मई महीने में फिर मैं गया वॉशिंगटन, संधू जी से मिला कि भाई अब आपका बताओ क्या तय हुआ है। बोला भरत भाई अभी ही लास्ट वीक ही मुझे मिला, ये प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, शुक्रवार 23 तारीख को 6 बजे खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो करना है वो करो। ओके। तो लेकिन 3 हफ्ते में हम 40,000 आदमी को कैसा खड़ा करेंगे? 3 महीने चाहिए। 40,000 आदमी को आना है, उनको रिजर्वेशन करना है, उसके लिए होटल का अरेंजमेंट करना है, टिकटिंग करना है, स्टेडियम फिर बुक करना है, क्योंकि हमने स्टेडियम तो जाने दिया अप्रैल के एंड में। जी जी। ओके ओके। तो इफ अगर हमको 2-3 महीने पहले मालूम होता तो शिकागो में प्रोग्राम करना था, स्टेडियम भी बुक हुआ था, लेकिन जब तक उन्होंने बताया नहीं कि कब स्टेट विजिट का मामला खत्म होगा और हम आपको कब स्लॉट देंगे प्रधानमंत्री के लिए, वो तो 29 मई को मालूम हुआ। तो फिर 3 हफ्ते में तो कैसे करते। तो जो हुआ फिर वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री ऐसे 6:30 बजे निकलने वाले थे वॉशिंगटन से, तो हमने विनती किया कि आप 3 घंटा और हमको दे सकते हो तो हम शाम को 7 से 9 बजे तक करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाँ बोला, इसीलिए हमने 7 से 9 बजे तक ये किया है। वॉशिंगटन डीसी में जो सबसे बड़ा हॉल मिला 838 सीट्स है रोनाल्ड रेगन सेंटर में, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, व्हाइट हाउस से 2 ब्लॉक ही दूर है। तो फिर प्रोग्राम किया है। और कौन सी तारीख को है डॉक्टर? हाँ, कौन सी तारीख को है? 23 जून शाम को 7 से 9 बजे रोनाल्ड रेगन सेंटर, 1300 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, व्हाइट हाउस से 2 ब्लॉक ही दूर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ठीक है। लेकिन स्पेस लिमिटेशन है 838 मैक्सिमम। बस बस बस, ये छोटा ही है फिर तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं, करो या छोटा करो। कोई बात नहीं, हो तो रहा है कम से कम। चलिए हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम भी पिछली बार की तरह सक्सेसफुल रहेगा। और अभी देखो हम वी आर ओवर बुक्ड ऑलरेडी। ओके मीटिंग लिस्ट हो गया और मोदी जी कुछ अनाउंस करेंगे ऐसी हमको उम्मीद है। और डॉक्टर साहब आपने जो आज जानकारी दी वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ थी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी करें, लाइक भी करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो पहुँच है वो दुनिया के हर कोने में तेजी से बढ़े। धन्यवाद आप सभी का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।